कार्बोहाइड्रेट जिसका हम डिस्कशन अब शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे सिंपल या हम बोलेंगे तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है, इट इज ऑलवेज इन 2:1। किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जरा इस मॉलिक्यूल को देखो, इससे तो आप जान मिल चुके हो, वाटर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1 है। तो इधर भी हमने क्या लिखा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना? 2:1। वाटर जैसा है, वाटर जैसा है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन, इसी के साथ वाटर का जोड़ दो मॉलिक्यूल, उसी के हाइड्रेट, उसी के डेरिवेटिव्स, है ना। H2O का Y, C का X, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा CnH2nOn, ये गलत है। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जहां एप्लीकेबल है वहां मैं बताऊंगा। लेकिन क्या याद रखना है? H2O का कार्बन, कार्बन का ये हाइड्रेट होते हैं। कार्बन हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा वाटर के प्रोपोर्शन में ही होगा, 2:1 के रेशियो में होता है, और उनके साथ कार्बन लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेलुलर एनर्जी जो एटीपी सेल में बनता है, वो इसी के कार्बोहाइड्रेट को ही, जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके एनर्जी डिराइव की जाती है। सबसे ये पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी या फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमारी जो सेल्स हैं वो सबसे पहले इसी कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करती हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, मतलब फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी फॉर्मेशन। उसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो रहा है सेल के पास, सेल जिस मीडियम में है, लिविंग सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तब जाके आपका फैट यूज होता है। फैट खत्म हो जाता है तो जाके प्रोटीन यूज होता है बॉडी का, स्टोर्ड, है ना। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर, ये अब आपकी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का स्टेटमेंट है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप पढ़ा हुआ है, CHO, ये एल्डिहाइड हो गया, CO कीटोन हो गया, है ना। यही आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, यही है। या तो उसके ग्रुप में, उस कार्बोहाइड्रेट के पास एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा, या एज अ क्या होगा? कीटोन होगा। उसके साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी बोले तो OH, अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ होगा, OH ग्रुप लगा हुआ होगा। पॉली, पॉली का मतलब नहीं, कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। ये जो दो कीटोन है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। मान लो कि कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज एल्डिहाइड के फॉर्म में भी है, कीटोन के फॉर्म में भी है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। ये ध्यान रखना, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो ये केमिस्ट्री है थोड़ा सा, बट इतना भी नहीं है। अभी हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ये सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। शुगर, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। शुगर का मतलब क्या है? शुगर का मतलब ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो पानी में सॉल्युबल हो और स्वीट इन टेस्ट, वो शुगर है। सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते, सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते। स्टार्च आपका शुगर नहीं है, सेलुलोज शुगर नहीं है, लेकिन है कार्बोहाइड्रेट, है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मीठे वो नहीं होते, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए इनको हम शुगर नहीं बोल सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे और इसका क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, इनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और थर्ड ग्रुप है इनका पॉलीसेकेराइड। देखो, मोनोसेकेराइड दैट इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलकर एक ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। मोनोसेकेराइड का मॉलिक्यूल मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 10 तक जुड़कर जो मॉलिक्यूल बनाएगा कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज द ओलिगोसेकेराइड। एंड मोर देन 10 अगर मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो हमारा बनता है पॉलीसेकेराइड। तो तीनों का मतलब ये समझ के रखना है। ये अब पहले हमें मोनोसेकेराइड समझ आ जाए तो ये दोनों हमें समझ आ जाते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड के टाइप्स हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। ट्रायोज बोले तो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, टेट्रोज 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोज 5 कार्बन का, हेक्सोज 6 कार्बन का, हेप्टोज एंड ये 7 कार्बन का। मतलब मोनोसेकेराइड सबसे सिंपल जो होगा, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड दैट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन, एंड लार्जेस्ट मोनोसेकेराइड कितने कार्बन का होगा? 7 कार्बन का। तो ये 2 बातें हमें यहीं से याद रख लेनी है। अब इन्हीं मोनोसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यही जो हमारे मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 जुड़कर पॉलीमराइज हो जाए, पॉलीमर बना ले, तब उसको हम डाइसेकेराइड बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखे हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स जुड़ के बनाते हैं। ये 2 टाइप के हम पढ़ेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। मतलब एक ही तरह के जब मोनोसेकेराइड्स 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़कर बनाते हैं, 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड जुड़े हो बट एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड हो, तब वो होमोपॉलीसेकेराइड कहा जाएगा। अगर वो एक से ज़्यादा टाइप के मोनोसेकेराइड्स जुड़ रहे हैं और एक पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहा जाएगा। और हम इनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट की जो हमें पूरी स्टडी करनी है वो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड की सबकी करनी पड़ेगी, तब ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। ठीक है, अभी आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड को। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन वो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट शुगर है, इसको हम और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते। हाइड्रोलाइज मतलब वाटर की प्रेजेंस में इसका मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा, हाँ ये ऑक्सीडाइज होगा। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, इस मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, CxH2Y। यहाँ पे जो x एंड y की वैल्यू है, देखो कार्बोहाइड्रेट का हमने जनरल फॉर्मूला यही याद कराया था, पीछे हमने लिखा CxH2Y। ये कार्बोहाइड्रेट को हम इसीलिए बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। मोनोसेकेराइड में x और y की वैल्यू सेम होती है। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू भी 1 होगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होता है। या फिर इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं CnH2nOn। मतलब ये याद रखना है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन और कार्बन का नंबर दोनों का सेम होता है, और हमें आगे एग्जाम्पल देखने होंगे और भी। ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स अगर इन डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म। डी का मतलब यहां पे है डेक्स्ट्रो, या एल का मतलब है लीवो। डी फॉर्म में देखने को मिलेगा या फिर एल फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब ये डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। बस एक मोनोसेकेराइड को छोड़ दिया जाए तो सारे मोनोसेकेराइड्स आपके या तो डी फॉर्म में होंगे या फिर एल फॉर्म में होंगे। ये एक्सेप्शनल है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का ये फॉर्मूला, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एसीटोन कीटोन ग्रुप लगा है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसको हम बोलते हैं। ये कोई डी एंड एल फॉर्म को नहीं, इस प्रॉपर्टी को नहीं एग्जिबिट करता। अब हमें डी और एल धीरे धीरे समझ आएगा क्या मतलब है इनका। स्ट्रक्चर जो हमारे मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर हैं, या वो हमें रिंग के फॉर्म में दिखेगा या फिर स्ट्रेट चेन के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, अब रिंग के फॉर्म में कब दिखता है? जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, जब ये एक्वस मीडियम में मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होगा, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो रिंग के फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है। ठीक है, रिंग को, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए हम 2 टर्म लिखेंगे, आगे हमें पढ़ना है, ये समझना है। अगर वो रिंग 6 मेंबर्ड है तब हम वर्ड यूज करते हैं पायरेनोज, और अगर ये 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर की रिंग है, तब उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्यूरेनोज। और ये पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज टर्म दिया था हावर्थ ने, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टर्म यूज किया था, इसलिए इनका नाम भी थोड़ा सा याद रखना है। देखो, इन सबको समझने से पहले 2-3 वर्ड हमें समझना होगा। एपीमर और एनोमर क्या होते हैं, है ना। एनोमर, इससे आपको रिंग स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन वाली बात भी समझ आ जाएगी। एनोमर की बात करें, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डालते हैं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहले हमने ये बात कर ली कि मोनोसैकेराइड अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो साइक्लिक होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो स्ट्रेट चेन में होगा। अब एनोमर क्या होता है वो देखना। इन एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, H का और OH का कार्बन नंबर 1 पर, कौन से कार्बन पर? कार्बन नंबर 1 पर ये चेंज होते हैं। अब जरा इनका स्ट्रक्चर देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है ना। इसके कार्बन नंबर 1 को हमें देखना है, इस कार्बन नंबर 1 को। कार्बन नंबर 1 पे हम देख रहे हैं इधर ऊपर की तरफ H लगा है, नीचे की तरफ OH लगा है ना। और अगर यही हम इस स्ट्रक्चर में देखें, ये भी ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे OH अब ऊपर है, H नीचे है, तो पोजीशन इसकी चेंज हो जाए तब ये एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? एनोमर। दिस स्ट्रक्चर, ये बीटा ग्लूकोज इसको हम बोलते हैं, और ये अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज इज द एनोमर ऑफ ईच अदर। क्या बस चेंज होता है, इस कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज है, यहाँ ऊपर लगा है तो यहाँ नीचे है। और इधर हम बीटा ग्लूकोज की जब बात करेंगे तो H नीचे होगा, हाइड्रोक्सिल ऊपर लगा होगा। तो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कैसे, क्यों टर्म यूज करते हैं, वो उनके एनोमर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और सब कुछ सेम है। और पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा इस रिंग स्ट्रक्चर ये ग्लूकोज का है, कितने मेंबर की रिंग है ये भी हमें पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, मतलब ये कौन सी रिंग है? पायरेनोज है। कौन सी रिंग है? पायरेनोज का स्ट्रक्चर है। और यही इसका स्ट्रेट चेन अगर हम देखें तो स्ट्रेट चेन क्या है? स्ट्रेट चेन में हमें ग्लूकोज ये देखने को मिल रहा है ना, 6 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। ये ग्लूकोज हमारा स्ट्रेट चेन है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो ये एल्डोज सुगर कहा जाता है। एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एल्डोजेस। एल्डोजेस है ना। अब यहाँ पे जो ये नाम लिखे हैं, these are the example of monosaccharide that has aldehyde as a functional group. एरिथ्रोज, राइबोज, एराबिनोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, गैलेक्टोज, मैनोज, PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे कैसे हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि एल्डोज कौन से हैं, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा एल्डोज कौन से हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस में भी बनता है कि कौन कौन से एल्डोजेज हैं, कौन कौन से कीटोजेज हैं। अब यही देखो,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई मोलिकुलर अगर फॉर्मूला देखोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर इनका हम देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6 इसका भी, और ये भी जो फॉर्मूला है ये भी यही है C6H12O6। मोलिकुलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज क्या है, दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप के साथ अगर है तब इसको हम बोल देते हैं फ्रक्टोज। तब ये क्या है, फ्रक्टोज है, और ये स्ट्रेट चेन, और तब इसको हम कीटोन बोलेंगे या कीटोजेस बोला जाएगा। कीटोन शुगर है, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस फंक्शनल ग्रुप का चेंज है। आपका ग्लूकोज एल्डोज है, फ्रक्टोज जो है वो आपका कीटोज है, ये ध्यान रखना है। कीटोज के और जो एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स के वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। एरिथ्रोलोज, राइबोलोज, जाइलोलोज, फ्रक्टोज हमने देख लिया स्ट्रक्चर, सेडोहेप्टलोज और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसका नाम है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कीटोजेस के। ऊपर हमने वहां लिखे हैं क्या, एल्डोजेस, इधर कीटोजेस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। अब आपको एनोमर समझ आ गया, कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप का बस फ्लिप कर देना है तो वो आपका हो गया क्या, एनोमर। एक वर्ड और आपसे पूछा जाएगा, एपीमर। एपीमर में क्या है, एपीमर में सेम वही चेंज है, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन का चेंज है, बट कार्बन नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। कार्बन नंबर 2 3 और 4 पर अगर इनके पोजीशन चेंज हो जाए तब हम जो स्ट्रक्चर बनेगा तब उसको हम बोलते हैं एपीमर। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इन तीनों डायग्राम को देखना। ये हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसका ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया। जब हम इसके कार्बन नंबर यहाँ 2 पे देखें तो OH इधर लगा है, H इधर लगा है, 3 पे देखें तो OH इधर लगा है, H इधर लगा है, 4 पे देखें तो OH इधर लगा है और यहाँ पे OH इधर लगा है ना। तो अब यहाँ पे OH का चेंज है कार्बन नंबर 4 पे, किस पे, कार्बन नंबर 4 पे। और अगर यहाँ देखोगे तो कार्बन नंबर 2 पे चेंज है, कार्बन नंबर 2 पे चेंज है। यहाँ इधर H है तो इधर OH है, इधर OH है तो इधर H है, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर ये कार्बन नंबर 4 पे चेंज आता है इनके H एंड OH का, तब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लूकोज का ही फॉर्मूला। इनका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C6H12O6, इसका भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। बस क्या हुआ, कार्बन नंबर 4 पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड H ग्रुप इज चेंज्ड। क्या हुआ, चेंज हो गया, तब ये स्ट्रक्चर हो गया आपका गैलेक्टोज का। किसका, गैलेक्टोज का, नॉट अ ग्लूकोज, ठीक है। अब यही कार्बन नंबर 2 पे चेंज हो जाए, यहाँ पे H है तो इधर OH लग गया, इधर OH है तो इधर H लग गया, तब ये स्ट्रक्चर कहा जाता है मैनोज। तो ये दोनों ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, गैलेक्टोज एंड मैनोज। मैनोज में कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है और इधर कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है, वो हमने देख लिया। मैनोज ये रहा, कार्बन नंबर 2, इधर आपका कार्बन नंबर 4, ठीक है। तो एपीमर क्या है, कार्बन नंबर 1 को छोड़ दिया जाए, 2 3 4 पे चेंजेस आ जाए तो वो हमारे एपीमर बनेंगे। 3 पे इसमें नहीं है, 3 पे कोई चेंज नहीं है, 3 सेम है। अगर 3 पे चेंज होता, इसमें कोई और ग्लूकोज का 3 पे चेंज होके कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए हम यहाँ पे एपीमर सिर्फ 2 देखते हैं, ठीक है। तो 2 एपीमर इनके आपको समझ के रखने। अब ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी मोनोसैकेराइड्स के लिए। सारे मोनोसैकेराइड्स हमारे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, इजीली दे सके, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है ना। तो मोनोसैकेराइड्स आर, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एज देयर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की वजह से। दे हैज एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और ये ग्रुप आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एंड इनके पास ये रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है
कि क्यूप्रिक आयन को, ये क्यूप्रिक Cu डबल प्लस आयन को ये क्यूप्रस में रिड्यूस कर देता है, क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देता है। तो इनका कलर चेंज होता है, क्यूप्रिक आयन का कलर डिफरेंट है, क्यूप्रस आयन का डिफरेंट है, तो ये कलर चेंज होता है। क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। और इसी को बेसिस बनाया गया है ये दो साइंटिस्ट का टेस्ट है, एक का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट और दूसरा नाम है फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर की प्रेजेंस को, मोनोसैकेराइड की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। जैसे हम पैथोलॉजिकली बहुत इसका यूज करते हैं, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन में कोई इंसान ग्लाइकोसियूरिया की सिचुएशन में है कि नहीं है, उसके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, तो अगर हम ग्लूकोज आ रहा है तो बस क्या करना है, उसका यूरिन लेना है और ये हमारा सॉल्यूशन होता है क्यूप्रिक आयन का, उसके साथ रख देना है, उसके यूरिन को मिक्स करना है। कलर उसका अगर चेंज हो जाता है, क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, देन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड, बोले तो ग्लूकोज। अगर नहीं चेंज होता है, दैट मीन्स दैट यूरिन हैज नो ग्लूकोज। तो ये दोनों टेस्ट इसी बेसिस पर काम करते हैं, क्योंकि हमारे मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्लासिफिकेशन पे बात करनी है। मोनोसैकेराइड के जनरल फीचर की बात हो गई, अब इधर क्लासिफिकेशन पे देखो। क्लासिफिकेशन में हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड तो उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रायोज। 4 का है तो टेट्रोज, 5 का है तो पेंटोज, 6 का है हेक्सोज और 7 का है तो हेप्टोज। इनका जनरल फॉर्मूला देखो आपके सामने है। 3 कार्बन का जनरल फॉर्मूला देखो, मोनोसैकेराइड का हमने जनरल फॉर्मूला देखा था CnH2nOn। इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करते चलो। कार्बन नंबर 3 होगा तो C3H6O3, 4 होगा C4H8O4, 5 होगा C5H10O5, 6 होगा C6H12O6, 7 होगा अगर कार्बन नंबर C7H14O7। तो इनके जनरल फॉर्मूला आपके सामने है और अब इनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। देखो ये दोनों नाम आपने देख लिया था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये दोनों ट्रायूज हैं, 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड्स हैं। एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज ये आपके टेट्रोज हैं। पेंटोज में जाइलोज, जाइलोलियोज, डीऑक्सीराइबोज, एराबिनोज, राइबोज एंड राइबुलोज, ये सारे 5 कार्बन के शुगर हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, जिसमें से ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से ये जो डीऑक्सीराइबोज है, ये डीऑक्सीराइबोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीऑक्सीराइबोज जो है वो इस फॉर्मूले को भी फॉलो नहीं करता, इस फॉर्मूले को भी फॉलो नहीं करता। डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4, O4 होता है, ना कि 5 होता है। मतलब कार्बन नंबर और ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे सेम नहीं होता, एक कम होता है, ये ध्यान रखना। लिखना यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल इसी का है, 5 कार्बन का ही शुगर है, इसलिए हम पेंटोज में लिखते हैं, लेकिन इस अपने फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले को ये फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शनल केस है। ये क्यों है आगे आपको समझ आएगा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज जो है ये आपको डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसीलिए डीएनए का नाम ही होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो राइबोज शुगर है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फॉर्मूला सेम यही जैसा C5H10O5 को फॉलो करता है। सिर्फ एक्सेप्शनल डीऑक्सीराइबोज है, ये ध्यान रखना, C5H10O4 है, ना कि 5 है। ठीक है, हेक्सोज के हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे। हेक्सोज हमारा थोड़ा डिटेल पढ़ना है, जिसमें सारा वही आपका ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे आएंगे। हेप्टोज की बात करें तो जनरल फॉर्मूला, ये लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है, हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। एक एग्जांपल है सीडोहेप्टुलोज, दैट्स इट।
हेप्टोज उसको है, यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है कहानी। हमें पढ़ना है एक्चुअली डिटेल हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को कंपेयर करा है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में देखो राइबोज के कार्बन नंबर 2 को देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 2 पे देखना, इधर OH लगा है, इधर OH नहीं लगा होता, यहीं से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, C5H10O5। इसका राइबोज है, ये राइबोज है, राइबोज का यही होगा, डीऑक्सीराइबोज का ऐसा हो जाता है C5H10O4। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये प्रेजेंट है कहाँ पे, डीएनए में। डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें पेंटोज शुगर का भी प्रेजेंस होता है, एंड डीएनए में जो पेंटोज शुगर है दैट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड आरएनए में जो पेंटोज शुगर है वो कौन सा है, राइबोज शुगर है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आरएनए में प्रेजेंट होता है, एटीपी में प्रेजेंट होता है, एफएडी में प्रेजेंट होता है, एफएमएन में प्रेजेंट होता है, एनएडी में प्रेजेंट होता है। मतलब इनके जो पूरे नाम याद रखने हैं, धीरे धीरे याद होगा। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इनके पूरा एलेबोरेशन है। शॉर्ट फॉर्म आपको बहुत बार मिलेगा, ये एफएडी, एफएमएन, एनएडी, है ना। आरएनए तो याद रहेगा, एटीपी का पूरा नाम याद है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ये जो पेंटोज शुगर इसमें प्रेजेंट है वो कौन से हैं, राइबोज है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो हेक्सोज की बात करनी है अपन को, डिटेल एक्चुअली बात करना है हेक्सोज के लिए ही, और हेक्सोज बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्सोज बोले तो दैट इज अ शुगर ऑफ 6 कार्बन, कॉमन फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सबसे आसान जो हमारा हेक्सोज है वो इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है। ग्लूकोज ग्रेप शुगर बोलते हैं, सबसे ज्यादा मिलता, अबंडेंट इन ग्रेप्स, इसलिए ग्रेप शुगर बोला जाता है। ब्लड में बहुत ज्यादा है इसलिए ब्लड शुगर बोलते हैं इसको, ग्लूकोज को। ये हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोले तो सेल ग्लूकोज को ही यूज करती है फॉर देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। एटीपी बनाने के लिए इसी को ऑक्सीडाइज कराती है, इसी को ब्रेक करती है मेनली। पहले अगर ग्लूकोज है सेल के पास सराउंडिंग में तो इसी को यूज किया जाता है। अब देखना, जो हमने डी और एल की बात की थी, यहाँ पे आपको समझना है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसको, इस पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्या करता है, राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करा देता है, इसलिए इसको बोला जाता है डी फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या होता है पीपीएल, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है वो 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कर रही होती है, 3 डायमेंशनल होती है। इसको हम एक प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो ये 2D में सिर्फ वाइब्रेट करती है, सिर्फ 2D में वाइब्रेट करने लगती है। और अगर इस लाइट को हम क्या करें, इस ग्लूकोज के शुगर सोल्यूशन, ग्लूकोज के सोल्यूशन से पास करा दें। किसे पास करा दें, ग्लूकोज का सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने ग्लूकोज डिसॉल्व कर रखा है, इससे पास करा दें और ये इस लाइट की रेस को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करा दें। कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे, तब इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म, या इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज बोला जाता है। समझ आई बात। ये क्या करता है, राइट डायरेक्शन में रोटेट करा देता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, या डेक्स्ट्रोज बोला जाता है, या डेक्स्ट्रो शुगर बोलते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना ये है, हमारा जो सेल है, लिविंग सेल्स हैं, they use actually only and only D form of monosaccharide। ग्लूकोज का L फॉर्म वो यूज नहीं करते, सिर्फ कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, D फॉर्म।
डी फॉर्म को ही अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके बॉडी में है तो ही वो यूज कर पाएगा सेल, अदरवाइज नहीं। अगर आपको याद हो, वैसे ब्रांड का नाम नहीं लेना है बट ले सकते हैं थोड़ा सा, है ना। अब हम देखते हैं वो गर्मियों के दिन में आता है ना ग्लूकोन, क्या लिखता है वो, हाँ, तो ये ग्लूकोन डी, यहाँ पे डी वो इसलिए लिख रहा है कि देखो हम डी फॉर्म का वो जो हमने बनाया है क्रिस्टल वो डी है, इसलिए आपका सेल यूज कर सकता है, इसलिए लिखा जाता है। अब देखो फ्रक्टोज, दूसरा हमारा हेक्सोज का एग्जाम्पल है। इसको हम बोलते हैं स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे जो टेस्ट है इसका सबसे ज्यादा स्वीट होता है। और ये हमें कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, हनी में और फ्रूट्स में, स्वीट फ्रूट्स में, सभी फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, स्वीट फ्रूट्स में और हनी में कौन सा हेक्सोज है आपका, फ्रक्टोज है। और ये इसलिए इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका देखना जो लाइट के लिए बिहेवियर है, ये पीपीएल को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है, इसलिए इसको हम लीवो रोटेटरी या लेव्युलोज बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेल यूज नहीं कर सकता। जो नॉर्मल हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो इस फ्रक्टोज को यूज नहीं करती है। एक सेल है जो हमारी बॉडी में जो फ्रक्टोज को यूज करती है, वो है स्पर्म, and only sperm cell uses fructose for their energy production, ठीक है। तो इसलिए फ्रक्टोज हमारी बॉडी में चाहिए होता है, लेकिन मेन हेक्सोज ना हो, मेन हमारा मोनोसैकेराइड सप्लायर ना हो, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मोस्ट अबंडेंट होता है हमारे नर्वस टिश्यू में, या हम बोले तो ब्रेन में, क्योंकि नर्वस टिश्यू हमारा मेनली ब्रेन ही हमारा नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि ये जो हमारे बॉडी के नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, दे यूजेज एक्चुअली गैलेक्टोज, इसलिए इसको हम ब्रेन शुगर बोलते हैं। और मुश्किल बात इसकी ये है, ये आपको कोई भी फ्री फॉर्म में कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे हम ग्लूकोज को हम खा सकते हैं, फ्रक्टोज को खा सकते हैं, हमारा नेचर में सप्लायर है, फ्रूट्स है, ये है ना, लेकिन ये गैलेक्टोज फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। ये हमेशा किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइंड स्टेज में मिलता है। जैसे एक एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज हम इस गैलेक्टोज का सप्लायर है। लैक्टोज एक्चुअली क्या है, दैट इज द मिल्क शुगर। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो लैक्टोज है। लैक्टोज मोनोसैकेराइड नहीं है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है, ये ध्यान रखना, ये डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड नहीं है। जब लैक्टोज ब्रेक होता है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल बनाता है। तो गैलेक्टोज फ्री आपको नहीं, फ्री कंडीशन में नहीं मिलेगा, ये लैक्टोज में ही मिलता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तब हमारा इन दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है लैक्टोज। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रहा होगा कि हमें मिल्क डेली क्यों कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर देखो जो यंग वंस होता है उसका प्राइमरी फूड भी क्या है, मिल्क है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, उसको मेन कार्बोहाइड्रेट सप्लाई नहीं किया जाता, उसको मिल्क सप्लाई किया जाता है। मिल्क क्यों सप्लाई किया जाता है, दैट इज द फेज ऑफ ग्रोथ। एक्चुअली वो ब्रेन के हमारे उनके बॉडी के न्यूरॉन्स ग्रो हो रहे होते हैं, बॉडी ग्रो कर रही होती है। अगर गैलेक्टोज सप्लाई कम हुआ तो दैट मीन्स नर्वस टिश्यू आपका माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में जाएगा। दैट मीन्स योर ब्रेन इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। तो हमें अभी भी इस कंडीशन में, जैसे जिस एज में भी रहे हम हैं, हमें लैक्टोज यूज करते रहना चाहिए, लैक्टोज कंज्यूम करते रहना चाहिए, जिससे आपके ब्रेन सेल्स या नर्व सेल्स हेल्दी बने रहे। अगर आप ये कम खाते हो, कम यूज करते हो, तो मतलब आपकी ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन होने लगती है, इसलिए दूध रोज पीना चाहिए।